गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दिस इज श्रद्धा सिराठिया। आप सभी का बुक सोल एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट फंडामेंटल यूनिट, इसको हम 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि इस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये जो चैप्टर है व्हाट इज कवर फ्रॉम हियर। तो फर्स्ट वी आर डिस्कस द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट फंडामेंटल यूनिट। फिर इसके बाद फंडामेंटल यूनिट हमारी लाइफ या ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सेल किसने डिस्कवरी की और सेल की हिस्ट्री क्या है। इसके बाद हम वेरियस टाइप ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। टाइप ऑफ सेल्स में एक है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरी है यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म जो इस वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है। उसमें से एक है यूनिसेलुलर जिसकी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल की बनी होती है, और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन सब को करने के बाद यहाँ से हम शुरू करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एक कवरिंग बनाएगी। इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व करते हैं किसी भी सेल को, तो हमें ये 3 स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। सबसे बाहर एक थिन मेम्ब्रेन दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर एक राउंडेड डार्क कलर की बॉडी दिखाई देगी वो है न्यूक्लियस, फिर होता है साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स मीन्स द ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर those are bounded by the membrane and perform a specific function। तो इन सेल ऑर्गेनेल्स में से एक का नाम है यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद दूसरा राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, प्लास्टिक, वैक्यूल्स, गोल्गी वगैरह इसमें छूट गया है तो रिमेनिंग, एंड देन लास्ट में सेल इंक्लूजन्स मतलब जो नॉन लिविंग पार्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इन सारी चीजों की हम एक के बाद एक डिटेल स्टडी इस लेसन के अंदर करने वाले हैं। समझ में आए? तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन की। तो लेट्स सी कि क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात ये चल रही है कि ये जो मीनिंग है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब, तो हमें ये पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं व्हाट इज से दैट वी से ऑल, एक सेकेंड इससे कुछ तो भी हो गया ये, अगेन वी से कि अरे रे यह हर बार यही प्रॉब्लम क्यों आती है। अगेन सॉरी, अगेन वी से कि all living organism, this is all living organism, those are made up of a cell। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब यहाँ पर सेल से मिलकर के बने हैं। वेदर वी आर डिस्कस अबाउट द प्लांट सेल्स इधर एनिमल सेल्स, समझ में आया? चाहे वो प्लांट सेल्स हो चाहे वो एनिमल सेल्स हो। तो व्हाट वी से कि क्यों नहीं चल रहा, व्हाट वी से ऑल, अरे रे यार क्या दिक्कत होती है इसमें। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दोज आर मेड अप ऑफ सेल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दीज आर मेड अप ऑफ सेल्स। whether we are discuss about the plant or animal cells, these plant or animal cells are composed of a cell। what we say कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दीज आर मेड अप ऑफ अ सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ऑल दिस मेड अप ऑफ अ सेल। तो 1 सेकेंड, क्या बात कर रहे हैं अपन
कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दीज आर मेड अप ऑफ अ सेल्स। ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल से मिलकर के बना होता है। किससे बना होता है? सेल से मिलकर के बना होते हैं। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको अपन थोड़ी देर में देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ अ सेल। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब एक नेसेसिटी, एक जरूरी चीज, एक बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के ऊपर, जिसके ऊपर आपकी टोटल लाइफ जो है वो डिपेंड करती है। समझ में आया? मतलब जैसे एक एग्जांपल लेकर के चलें कि सपोज वी आर कंस्ट्रक्ट वन बिल्डिंग, हम एक मकान तैयार करना मांग रहे हैं। तो उस मकान के लिए मान लीजिए आपको हम कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें आपको हमने सीमेंट भी दे दिया, आपको उसमें आयरन रॉड्स भी दे दी, आपको उसमें लकड़ी भी दे दी, उसमें आपको सैंड भी दे दिए, पानी भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। पर एक जो चीज थी, मैंने वहां से ब्रिक्स या ईंटों को हटा दिया। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि अब आप जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, इस मटेरियल के ही बेस पर आपको एक दीवार की कंस्ट्रक्शन करनी, करिए। तो आप यही कहोगे ना कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है, बिना ईंट की कोई दीवार बन सकती है क्या? तो वही मेरा तो कहने का मतलब है कि नहीं, मुझे नहीं पता, आप तो कैसे भी बनाओ, आपको तो एक बिल्डिंग की जो वॉल है उसको कंस्ट्रक्ट करना है। हम आपको ब्रिक्स देना नहीं मांग रहे, आप अपनी बात पे अड़े हुए कि बिना उसके हो ही नहीं सकता। तो एक कंक्लूजन हमारे पास ये निकल कर आता है कि जो ब्रिक्स होती हैं वो किसी भी बिल्डिंग का एक ब्लॉक होती है। मतलब एक वो नेसेसिटी, एक वो छोटा सा टुकड़ा है, वो ब्लॉक है जिसके ऊपर हमारी पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, किसकी बात कर रहे हैं भैया हम? ये सेल्स उसका बिल्डिंग ब्लॉक होती है। आ रहा समझ में? मतलब हमारा इतना बड़ा शरीर है, हम इतने बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे हम किसी भी बड़े से प्लांट को ले लें, चाहे किसी भी एनिमल को ले लें, वो हमें इतना बड़ा तो दिख रहा है। तो उसके अंदर क्या है, उसकी बॉडी का हर एक छोटे से छोटा पार्ट जो होता है वो यहाँ पर सेल से बना हुआ होते हैं। तो व्हाट वी से कि ये सेल जो होती है दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ लाइफ। अब चाहे वो प्लांट्स हो, यहाँ पर पेन क्यों नहीं चलता, मुझे ये चीज कभी समझ में आज तक नहीं आई। चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल हो, उसकी बॉडी जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। समझ में आ गई बात? सो वी से कि सेल जो होते हैं ये हमारी बॉडी की एक बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। व्हाट वी से कि दैट इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लाइफ। तो सेल, व्हाट वी से, ओफ क्या होता है यहाँ पेन को हमेशा, दैट इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लाइफ। ठीक है, तो सी फ्रॉम हियर कि क्या आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो व्हाट इज अ सेल? तो सेल क्या है यहाँ पर? व्हाट इज अ सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। आया समझ में? मतलब हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो सब किसके थ्रू हो रहे हैं? सेल्स के। तो सेल्स क्या है? सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लिविंग बींग्स की। चूंकि जिस तरह से किसी बिल्डिंग के फॉर्मेशन के लिए इन ब्लॉक्स की जरूरत या इन ब्रिक्स की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारी बॉडी के कंस्ट्रक्शन के लिए इन छोटे छोटे से स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जिन स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर सेल नाम दे देते हैं। ठीक है ना?
आ गया समझ में? तो व्हाट वी से कि ये सेल जो है, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। क्या है सेल? ये सेल जो है दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं लाइफ की। आगे समझ में? इट इज नोन एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, नॉट इफ, दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ लाइफ। अब ये सेल आती कहाँ से, ये सेल बनती कहाँ से? तो सबसे बड़ी चीज होती है कि यहाँ एक वर्ड आ रहा है कि एवरी सेल्स या न्यू सेल्स जो होती हैं दैट इज अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब होता है कि एक पुरानी सेल, उसके पेरेंटल सेल्स, जब इस सेल के अंदर डिवीजन हुआ होगा तो इस डिवीजन के बाद में यहाँ पर ये दो सेल्स बने होंगे। तो एवरी टाइम एवरी न्यू सेल दैट इज अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दो चीज आई होप कि यहाँ आपको समझ में आ गई होंगी कि व्हाट इज अ सेल। सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो है लाइफ या और के लिए, और इसको हम हमारी लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक भी कह देते हैं। दूसरा पॉइंट है कि न्यू सेल्स इज अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब बात यहाँ पर ये चलती है कि अब आप उम्मीद करो कि यहाँ से पेन चल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर अब यहाँ पर चाहे अपन किसी भी प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स हो चाहे वो, राइटिंग ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या होता है यहाँ पर लिखते समय में। प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो, उनकी बॉडी जो है दैट इज मेड अप ऑफ अ सेल। किससे बनी होती है? उनकी बॉडी यहाँ पर सेल से मिलकर के बनी होती है। अब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, वो ऑर्गेनिज्म चाहे माइक्रोस्कोपिक हो, माइक्रोस्कोपिक हो मतलब बहुत टीनी हो, जिसे आप नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे हो, अगर समझ में, चाहे वो चाहे वो राइटिंग नहीं, अरे चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज मेड अप ऑफ अ सेल्स। मतलब चाहे आप बात करो यहाँ से अमीबा की, चाहे आप बात करो यहाँ से एलिफेंट की, चाहे आप बात करो यहाँ से ह्यूमन की, किसी की भी बात करो, मतलब एक छोटे से छोटा वायरस, छोटे से छोटा अमीबा, बड़े से बड़ा एलिफेंट, कोई भी हो, दैट इज मेड अप ऑफ अ सेल, ठीक है। अब ये सेल कहाँ से आती हैं, किसने इनकी डिस्कवरी की? तो लेट्स सी कि जो डिस्कवरी है, ये सबसे पहले क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे, कौन, ये है यहाँ पर रॉबर्ट हुक, ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने अपने एक सिंपल से प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से सबसे पहले यहाँ पर मतलब यहाँ पर सेल्स को फाइंड आउट किया था। एक्चुअल में इन्होंने ये सेल्स जो देखी तो मतलब की जो बात की थी, वो उन्होंने ऑब्जर्व की थी कॉर्क के अंदर। ये जो नॉन लिविंग पार्ट होता है ना प्लांट्स का, इसकी इन्होंने एक पतली सी यहाँ पर एक सेक्शन को कट किया इस तरह से, और कट करने के बाद यहाँ पर अपने माइक्रोस्कोप में रख करके इसकी स्टडी की। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो कॉर्क है, आया जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में स्टडी की
तो उन्होंने ये कहा कि ये जो है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर उनको वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा कि किसमें, हनी कोम का कंपार्टमेंट होता है। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है ना, मधुमक्खी के छत्ते में ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये छोटे छोटे से चैम्बर, इन चैम्बर को उन्होंने यहाँ पर सेल नाम दिया। बट यू रिमेम्बर इट कि रॉबर्ट हुक ने इस सेल को जो फाइंड आउट किया है, वो फाइंड आउट किया है किसके अंदर, प्लांट्स के इस नॉन लिविंग पार्ट्स के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे क्या हुआ, हमारे पास एक सेल की एक डेफिनेशन हो गई कि दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। सेल का जो ओरिजिन होता है वो कहां से न्यू सेल्स अराइज हो रही है, दैट इज अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब अपने पूर्वज से ही नई सेल का फॉर्मेशन होता है जब प्रीवियस सेल या प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में डिवीजन हो जाता है। उस डिवीजन के बाद यहाँ पर टू टाइप की सेल्स बनती, हमको इतना तो पता चल गया। अब यहाँ पर मुद्दा ये था कि किसने इसको डिस्कवर किया, तो यहाँ पर सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट हुक का, जिन्होंने एक सिंपल से अपने प्री मतलब एक सिंपल से माइक्रोस्कोप से इसको यहाँ पर डिस्कवर किया था। आगे समझ में, बोतल ऑफ कॉर्क को उन्होंने स्लाइस में कट किया, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, तो उन्हें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था जिसका कंपैरिजन इन्होंने हनी कोम के चैम्बर या कंपार्टमेंट से किया था। समझ में आया या सुनो, ये तो चीज हो गई किसके अंदर, ये हो गया हमारे पास में नॉन लिविंग के अंदर, कि नॉन लिविंग में रॉबर्ट हुक ने इसमें छोटे छोटे से चैम्बर देखे जिनको यहाँ पर नाम दे दिया उन्होंने सेल। अब इसके बाद जब हम आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं तो आगे फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट का नाम आता है, ये है यहाँ पर एंटोन वॉन ल्यूवॉन हुक। व्हाट इज से, दीज आर नोन एज ए एंटोन वॉन ल्यूवॉन हुक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी अपने सिंपल माइक्रोस्कोप से, लेकिन रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा एडवांस माइक्रोस्कोप इनके पास था, उसके अंदर उन्होंने बैक्टीरिया जो है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया, किसको, उसके न्यूक्लियाई को, न्यूक्लियाई, ऑब्जर्व द न्यूक्लियाई एंड द फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसको यहाँ पर किया, तो वहां पर उन्होंने देखा कि उसमें भी यहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे से कंपार्टमेंट हैं, इन कंपार्टमेंट को नाम दे दिया उन्होंने। समझ में आ गया। तो लिविंग में जो सेल को फाइंड आउट किया है वो कौन है, एंटोन वॉन ल्यूवॉन हुक। और जो नॉन लिविंग में कॉर्क के अंदर जिन्होंने ऑब्जर्व करने के बाद जिनमें सेल को नाम दिया था वो है रॉबर्ट हुक। ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ कि जब ये सेल आ गए तो एक साइंटिस्ट और चले, उनका नाम था यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन। अब इस रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहा कि जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में स्टडी किया तो उन्होंने ये कहा था कि इस सेल के सेंटर में एक डार्क कलर की राउंडेड स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है। इस राउंडेड स्ट्रक्चर का नाम होता है न्यूक्लियस। व्हाट इज दिस, दैट इज ए न्यूक्लियस। अगर समझ में, ये जो न्यूक्लियस है ये चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड है या एक मेम्ब्रेन से यहाँ पर बाउंडेड होता है, उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन। अब हमें क्या मिल गया, एक सेल मिल गई, सेल की आउटर मेम्ब्रेन मिल गई जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। रॉबर्ट ब्राउन ने यहाँ पर कहा इसके अंदर एक ये डार्क कलर की बॉडी प्रेजेंट है, इस डार्क कलर की बॉडी का नाम क्या है, इस डार्क कलर की बॉडी का नाम है यहाँ पर न्यूक्लियस। अब इसके बाद जब आगे और ऑब्जर्वेशन हुआ तो यहाँ पर एक और साइंटिस्ट का नाम आया, दैट इज नोन एज अ पार्केंची।
ठीक है, दैट इज नोन एज पर्केंजी। इन्होंने कहा कि इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक लिविंग सब्सटेंस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। देखो मैं बताती हूँ। इसके बीच में यहाँ पर एक ये लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। दैट लिविंग सब्सटेंस, ये इट इज नोन एज अ प्रोटोप्लाज्म। तो परकिंजी जो थे, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को फाइंड आउट किया। आ गया समझ में? अब इतनी सारी चीजें मिल गई। इतनी सारी चीजें मिलने के बाद हम कहाँ चले? ये सेल का स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया। अब ये जो पॉइंट्स थे ना, ये थोड़े से बिखरे बिखरे से हो रहे थे, क्योंकि अब यहाँ से एक बॉटनिस्ट है, जर्मन बॉटनिस्ट, उनका नाम है यहाँ पर स्लीडन, एम जे स्लीडन। इन्होंने 1938 में ये कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो हर्ब हो, चाहे वो श्रब हो, चाहे वो ट्री हो, चाहे वो algae हो, कोई भी प्लांट है, ऑल प्लांट्स दीज आर मेड अप ऑफ अ सेल। मतलब प्लांट की जो बॉडी होती है, दैट बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ अ सेल। क्या कहा? कि जितने भी प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स की बॉडी किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सेल की। समझ में आया? अब प्लांट्स में तो स्लीडन ने बता दिया कि जितने भी प्लांट्स हैं उनकी बॉडी सेल्स की बनी हुई है। तो एनिमल्स में क्या होगा? मैम एनिमल्स में क्या होगा तो बताते हैं। तो इन 1839 में जो जर्मन जूलॉजिस्ट थे, स्लीडन कौन थे? ये बॉटनिस्ट थे। और एक है यहाँ पर, कौन से? थियोडोर स्वान। इन्होंने कहा कि जो भी एनिमल्स है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे वो सिंगल सेल का हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे दिख रहा हो आपको नेकडाई से या नहीं दिख रहा हो, मतलब हर एनिमल की बॉडी जो होती है, दैट बॉडी इट इज ऑल्सो नोन एज अ सेल। अब पॉइंट तो एक ही आ रहा था कि चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल हो, बॉडी तो उसकी सेल की बनी हुई है। तो इन्होंने क्या किया? 1839 में दोनों आपस में मिल गए। कौन मिल गए? स्लीडन एंड स्वान। कौन मिले आपस में? इन्होंने हाथ मिलाया, किसने? स्लीडन एंड स्वान ने। और एक थ्योरी यहाँ पर प्रपोज कर दी, क्योंकि दोनों के पॉइंट्स सिमिलर पॉइंट्स आ रहे थे, तो उनको अलग अलग ना कर कर, एक जैसे बहुत सारी चीजों को अपने एनवलप के अंदर रख दें तो बिखरी बिखरी हुई नहीं होती ना, वैसे इन्होंने यहाँ पर किया था कि उनको एक एक मतलब कवरिंग एक दे दी थी, एक कहना चाहिए कि एनवलप जैसी चीज या कुछ ऐसा, उनको बाइंड अप कर दिया था उसको। और जब बाइंड अप किया तो उस बाइंड अप के अकॉर्डिंग हमारे पास आ गई यहाँ पर सेल थ्योरी। अब इस सेल थ्योरी में इन दोनों के हिसाब से, किसके? स्लीडन और स्वैन के हिसाब से ये था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स, लिविंग की बात करें यहाँ पर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, उसकी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी हुई होती है। अब सेल से बनी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेल है, ये हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बनाती है। और जितने भी फंक्शन हम कर रहे हैं हमारी लाइफ में, वो सारे फंक्शंस ये सेल ही तो कर रही है। कौन कर रहा है? ये सेल कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट उन्होंने दे दिया कि सेल is the basic structural and functional unit of life. समझ आ गया पॉइंट? What we say क्या है? सेल थ्योरी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी हैं इस वर्ल्ड के अंदर, सभी की बॉडी यहाँ से सेल से बनी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये जो सेल है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। अब इनके साथ
हम एक और को जोड़ दें। ठीक है, कौन आ गए? 1855 में रोडोल्फ वॉल्टर आ गए यहाँ पर। इन्होंने कुछ और पॉइंट्स इस सेल थ्योरी के अंदर ऐड कर दिए। कौन सा पॉइंट ऐड किया? उन्होंने कहा कि ऑल सेल्स arise from a pre-existing cells. What is mean? मैंने अभी भी बोला कि जब भी कभी हम न्यू सेल्स के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इस न्यू सेल का फॉर्मेशन, यहाँ पर एक डिवीजन होता है। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस दो डिवीजन के नाम है। इन डिवीजन के बाद यहाँ पर इस तरह से टू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक एक से दो बने ना, तो ये न्यू सेल बन गई ना। तो न्यू सेल्स दैट इज अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब अपने प्रीवियस सेल्स, अपने पूर्वज जो होते हैं, अपने पेरेंट सेल से इस न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है बाय अ सेल डिवीजन। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर हो गई सारे पॉइंट्स? हो गया? तो ये हो गया कि लिवॉन हुक ने किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर सेल को फाइंड आउट किया। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस को फाइंड आउट किया और बताया कि ये न्यूक्लियस चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से कवर अप होता है जिसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद यहाँ से पार्केंजी आए। पार्केंजी ने प्रोटोप्लाज्म, मतलब उसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसके बारे में आपको बताया। फिर स्लीडन ने कहा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी जो है वो सेल से बनी होती है। स्वाइन ने कहा कि तो भाई एनिमल्स की बॉडी भी तो सेल से ही बनी है। जब दोनों ने कहा कि प्लांट्स और एनिमल दोनों की बॉडी सेल से बनी है, तो चलो अपन मिल करके एक थ्योरी दे देते हैं जिसको कहा हमने सेल थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने होते हैं। सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। आगे समझ में? फिर इसके बाद बर्काउ ने भी यहाँ पर एक पॉइंट ऐड किया जिसके अकॉर्डिंग ऑल सेल्स दैट अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्लियर हो गया? चलिए अपन एक बार अपने ब्लैक बोर्ड पर आके देखते हैं ये पॉइंट्स लिखते बनता है वहां पर के नहीं बनता। ओके, क्योंकि पता नहीं क्या होता है ब्लैक बोर्ड पर। नई स्लाइड ले लें अब हम। आई होप कि आज ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सेल क्या है? Cell. What is a cell? It is that is a structural and functional unit of life। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि all living organism all living organism all living organisms जो हैं ये that is made up of cells। किसके बने हैं? सेल्स के बने होते हैं। फिर हमारे पास आई थी यहाँ पर सेल थ्योरी। फिर आई थी हमारे पास यहाँ पर सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में आपने क्या पढ़ा था कि सेल
थ्योरी में हमारे पास था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ अ सेल, सेल जो कि इट इज अ बेसिक एंड बेसिक एंड पेन नहीं चलता भैया यहाँ पे तो बिल्कुल भी। बेसिक एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। फिर हमने ये देखा कि जो न्यू सेल्स हैं दैट इज अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ये जो सेल होती हैं, इस सेल का ये जो सेल होती हैं, इन सेल्स का, ये जो सेल है, इस सेल का डेफिनाइट लाइफ स्पैन होता है। मतलब यदि ये पैदा हुआ है संसार में, कोई भी चीज अमर नहीं है कि वो हमेशा जिंदा रहेगी, तो एक समय के बाद इस सेल की भी यहाँ पर डेथ हो जाती। तो ये कहा जाता है कि ये सेल जो होती हैं, इनका एक डेफिनाइट लाइफ लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, एक डेफिनाइट लाइफ स्पेन यहाँ पर इनका होता है। क्लियर? जो चलते हैं अब आगे क्या कहा जा रहा है अपने पास में, तो समझ में आ गया कि ये जो सेल्स हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म, थ्योरी में क्या बोलोगे आप? ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। ठीक है, ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स हमेशा अपनी प्रीवियस सेल से यहाँ पर बनती है। देखो एक पिक्चर है, ये है रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने कहा कि ये सेल होती है, इस सेल के अंदर एक डार्क कलर का की बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर यहाँ पर ये डार्क कलर की बॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, आ रहा है समझ में? दैट व्हेन इट इज नोन एज अ न्यूक्लियस। तो ये तो ऐसे ही है, हो गया। यहाँ पर ये देखो, अलग से बहुत अच्छे से तुम्हें बता रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर सेल, इसमें ये जो स्ट्रक्चर है आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को कहा न्यूक्लियस। अब ये जो वर्ड आता है ना प्रोटोप्लाज्म, इस प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है कि दैट प्रोटोप्लाज्म इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है, पूरे 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 पूरा मिटिए। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं, एक होता है अरे रे, एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये सेल मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच ये जो लिक्विड है इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का जो मिक्सचर होता है, दैट मिक्सचर इज नोन एज अ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है,
ये जो हमें सेल, ये जो चीज हमें दिखाई दे रही है, इसको कहा न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस को किसने फाइंड आउट किया था? इस साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन। आ गया समझ में? यस या नो? ठीक। अब सेल फंक्शंस कैसे परफॉर्म करती है? व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट अ सेल कैन परफॉर्म? देखो क्या कहा, सेल एक बहुत स्मॉल सा ऐसा स्ट्रक्चर है दैट कांट बी सीन बाय अ नेट, ठीक है, बट बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो एक खुद में एक कंप्लीट यूनिट होते हैं। सो दैट व्हेन इट इज नोन एज अ ऑटोनॉमस unit. What we say that when it is known as a autonomous system. तो सेल क्या है? सेल ये बहुत स्मॉल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एक सेल्फ मतलब खुद अपना काम करना जानती है, तो दैट इज ऑटोनॉमस यूनिट। और जितनी भी एक्टिविटीज होनी है वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करती है, तो किसी की जरूरत नहीं होती। तो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर वाइटल प्रोसेस हो रही हैं, लाइक दैट कि आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, ठीक है, प्लांट्स में जैसे फोटोसिंथेसिस हो रहे हैं, जैसे हमारा डाइजेशन भी हो गया, हमारा मतलब कहना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट्स टू अनदर पार्ट्स हो गए, एक्सक्रीशन हो गया, जितने भी फंक्शन आपके बॉडी में चलते हैं ना, जितने भी फंक्शंस होते हैं, मतलब जिनको कहा जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस, बेटा ये सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस और कोई नहीं कर रहा। कौन कर रहा है? वो कर रही है हमारी ये सेल। समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पर मुद्दा ये होता है कि इस सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं। हम एक ऑर्गेनल्स को उठा लें, जैसे इसका नाम है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ राइटिंग नहीं आती बेटा अच्छी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या नाम है? तो उसके लिए है, इट कैन ऑक्सीडाइज द फूड मॉलिक्यूल्स। फूड का ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एक ऐसा स्ट्रक्चर हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। लेट्स सी, इस तरह का एक स्ट्रक्चर हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब फूड यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करने के बाद आपको वेरियस वर्क्स करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये जो फूड के ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी बन रही है, इस एनर्जी को स्टोर किया कहाँ पर? हमने एटीपी के अंदर। एटीपी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है। आ गया समझ में? यस एंड नो? अब ये सेल क्या कर रही है? बाय यूजिंग द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, आपने जो खाया है, आपने जो फूड इनटेक किया है, उसमें जो भी मटेरियल आपने कहा है, वो अब सेल इसको यहाँ पे यूटिलाइज कर रही है। यूटिलाइज करने के बाद उसको डाइजेस्ट, मतलब पहले उसने डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद उन मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज किया, आपने कार्ब ले लिया, आपने प्रोटीन ले लिया, आपने फैट ले लिया, मिनरल ले लिया, विटामिन ले लिया, जो भी कुछ आपने अपनी डाइट में लिया है, उसको उसने यूज किया। काहे के लिए? एक तो आपका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है, और दूसरा जो हमारी बॉडी में सेल्स डैमेज हो जाती हैं, उन डैमेज और डिस्ट्रॉइड सेल्स को रिप्लेस करा, और रिप्लेस करने की जगह के ऊपर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर किया। तो क्या किया? एक तो हमारा स्ट्रक्चर प्रोवाइड बनाया, ठीक है, दूसरा जो वर्न आउट सेल है, जिनका लाइफ स्पेन खत्म हो गया है, जो डिस्ट्रॉइड हो गई हैं, उनको रिप्लेस किया, और रिप्लेस कर कर उसकी जगह के ऊपर न्यू सेल्स आ गए। सपोज जैसे कहीं कभी मान लीजिए इंसिडेंटली हमारे स्किन के ऊपर कोई कट लग जाता है,
ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो कट हमारे साथ जिंदगी भर रहता है। 8-10 दिन में वो पूरी हीलिंग हो जाती है, तो हमें पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर कुछ लगा हुआ था। तो वो हुआ कहाँ से, इनको रिप्लेस किया और यहाँ पर न्यू सेल्स, हम पहले भी बोल चुके कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे जैसे डिवीजन से नई सेल्स बनती जाएंगी, ये वर्न आउट सेल्स जो होते हैं वो यहाँ पर RN है, ये वर्न आउट सेल्स यहाँ से रिप्लेस हो जाती है। अब हम रेस्पिरेशन भी करते हैं, आप ब्रीथिंग करते हो, इनटेक द ऑक्सीजन, एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वो चली गई हमारे लंग्स के अंदर। लंग्स ने क्या किया, इसको भेजा ब्लड को, ब्लड ने किसको किया, हमारी सेल्स को दे दिया। तो उस सेल्स में जो ऑक्सीजन है वो सेल्स ने यूटिलाइज की, और वहां जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो ब्लड को देगी, ब्लड जाकर के लंग्स को देगा और एक्सेल होकर के बाहर चले जाते हैं। हमारी बॉडी को नॉर्मल स्टेट में मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, एक होम्योस्टेटिक कंडीशन में मेंटेन करने का काम करती हैं। इट कैन रेप्लिकेट इट ओन सेल्फ, मतलब अपने आप ये अपने नंबर को मेंटेन करते चले जाती है। और ईच सेल हैज अ ओन लाइफ स्पेन, हर एक का एक डेफिनाइट लाइफ स्पेन है। किसी का 100 दिन होता है, किसी का 100 साल भी होता है, किसी का कुछ मिनट ही होता है, तो किसी का कुछ डेज ही होता है। तो अलग अलग सेल का लाइफ स्पेन अलग अलग है। वो पूरा मतलब कहना चाहिए लाइफ अपनी एक्सपेंड करने के बाद वो खत्म होती है और उसकी जगह के ऊपर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। आ गया समझ में? तो आज के लिए इतना काफी है। अगली बार हम यहाँ से टाइप ऑफ सेल्स मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ द सेल्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। ज्वाइन द बुक सोल एकेडमी, ठीक है, जहाँ आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाई जाएंगी। तब तक के लिए गुड डे।